नमस्कार। मैं अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि नोटिसेस अगर आपके पास आ रहे हैं तो उसके लिए कैसे टैकल करें और क्या समाधान है। इस संबंध में आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात, हमने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि जो नोटिसेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर इनपुट के केसेस में आ रहे हैं और इनपुट के केसेस अभी भी अब तो हालांकि काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया है, 2B में सारी चीज़ दिखने लगता है, लेकिन 2B में दिखने से भी ये नहीं है कि आप 2B में जितना क्रेडिट दिख रहा है वो सारा ही ले सकते हैं। सेक्शन 16 है CGST एक्ट 2017 का। सेक्शन 16 है जो डील करता है कि आप क्रेडिट किसका क्रेडिट ले सकते हैं और किन कंडीशंस में ले सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट 2017. The section 16 of the CGST Act said that you may take the credit of input on goods as well as services subject to certain conditions. वो conditions क्या है? The condition is फर्स्ट कंडीशन, सेक्शन 16 कहता है कि यू आर एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच यू आर टेकिंग एज सप्लाई, विच यू आर टेकिंग एज इनपुट. इनपुट की डिफिनेशन वगैरह हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि इनपुट का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे आपका व्यापार है किसी गुड्स को ट्रेड करने का, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का, तो आप कोई माल खरीदते होंगे और उसको आगे बेचते होंगे, या कोई माल खरीदते होंगे उसको फर्दर प्रोसेस करके उसको मैन्युफैक्चर करके और फिर आगे बेचते होंगे, या सर्विस के केस में कोई सर्विस रिसीव कर रहे हैं और आगे सर्विस दे रहे हैं. तो जो गुड्स या सर्विसेज आप रिसीव कर रहे हैं दैट इज इनपुट, कॉमन लैंग्वेज. तो इसमें कहता है, पहला कंडीशन है कि आपको इनपुट मिलेगा जैसा कि सेक्शन 49 कहता है. जैसा कि सेक्शन 49 कहता है. सेक्शन 16 में कह रहा है कि आपको इनपुट मिलेगा जैसा कि सेक्शन 49 कहता है, और सेक्शन 49 कहता है कि आपको इनपुट लेने का तरीका क्या है, इनपुट क्रेडिट कैसे होगा. तो चलो अब हम इसमें शुरू करते हैं कि आपने पहला कंडीशन ये है कि आपने गुड्स और सर्विसेज को खरीदा हो मतलब इनवर्ट सप्लाई आपके पास आया हो. क्रेडिट लेने का पहला नियम, पहला कंडीशन कि आपने कोई गुड्स या सर्विसेज लिया हो. दूसरा, आपके पास जो गुड्स या सर्विसेज आपने लिया उसका इनवाइस आपके पास होना चाहिए. इनवाइस मतलब टैक्स इनवाइस, जिस पे आपके गुड्स की वैल्यू लिखी हो और उसके साथ साथ उस पर टैक्स भी लिखा हो. तो गुड्स की वैल्यू प्लस टैक्स और टोटल वैल्यू उस इनवाइस में आ रही है, मतलब टैक्स इनवाइस होना चाहिए, उसमें टैक्स लगा हुआ होना चाहिए. तीसरा कंडीशन कि वो गुड्स आपके पास आ गया या वो सर्विसेज आपने रिसीव कर लिया, ये पक्का होना चाहिए. गुड्स आपने रिसीव कर लिया, ये कैसे पक्का होगा भाई? कोई गुड्स आ रहा है तो उसके लिए आजकल ई-वे बिल हो गया है, बिल्टी हो गई है और स्टॉक रजिस्टर भी है आपके पास, तो ये प्रूव हो जाता है कि आपने गुड्स रिसीव किया. सर्विसेज रिसीव की है, सर्विसेज के लिए ऐसा कोई पक्का प्रूफ नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपको सर्विसेज देता हूँ, तो मैंने सर्विसेज दिया, इसका कोई डिलीवरी चालान नहीं होता. तो इसमें जो है सर्विसेज दिया,
अगर कोई ऑनलाइन डेटाबेस से मैं देता हूँ, मेल के थ्रू आपको सर्विसेज देता हूँ, तो वो प्रूव हो जाता है। अदरवाइज कोई ऑडिट करता हूँ तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करता हूँ, कोई सर्टिफिकेट देता हूँ तो सर्टिफिकेट साइन करता हूँ, लेकिन तब तो प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपने कोई सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, उसका फीस चार्ज कर लिया, तो ये प्रूव नहीं होता। उसके सिलसिले में इनवॉइस ही काफ़ी है। तो पहला कंडीशन कि आपने सेक्शन 49 में अभी डिस्कस करूंगा, तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप लेंगे तो उस पर मिलेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आप इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, आपने उस गुड्स या सर्विसेज को लिया हो, उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। एंड जो आपने इनवॉइस लिया, अब आपने इनवॉइस को ले लिया, गुड्स भी ले लिया, सब कुछ आपके पास आ गया, तो क्या क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं। फिर क्या होना चाहिए? फिर आता है इसमें सबसेक्शन 2। ये जो चीजें थी मैंने उसके सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 बताया। अब सेक्शन 16 में सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि आप क्रेडिट तो ले सकते हैं, लेकिन आपके पास जो वो सामने वाला व्यक्ति है जिसने आपको सप्लाई किया है, उसने अपना GSTR 1 फाइल कर दिया। मतलब जिसने आपको बिल दिया है वो अपना GSTR 1 फाइल करना चाहिए उसको। और जो आपसे उसने टैक्स लिया है, जो आपने गुड्स पे टैक्स लगा के दिया है उसने, वो टैक्स जो आपसे लिया है वो आपने GSTR 1 फाइल किया हो, और 3B जब आप फाइल कर रहा हो तो उस पर उसने टैक्स को पे किया हो। क्योंकि जब वो GSTR 1 फाइल कर देगा तो आपके GSTR 2B में दिखना शुरू हो जाएगा, और उस GSTR 2B के बेसिस पे आप इनपुट ले सकते हो। लेकिन पता चला कि वो GSTR 1 फाइल करके ही भाग गया, GSTR 3B फाइल ही नहीं किया। तो GSTR 3B फाइल नहीं किया तो सरकार को टैक्स नहीं मिला, तो सरकार को टैक्स नहीं मिला तो फिर वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। गलती उसने किया और क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। फिर गवर्नमेंट आपसे उतनी अमाउंट की टैक्स फिर से वसूलेगी, तो नुकसान हो जाएगा। तो इस सिलसिले में आजकल लोगों ने प्रैक्टिस अपनाया है कि आपको हम गुड्स की वैल्यू या सर्विसेज की वैल्यू तो पे कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप GSTR 1 और 3B फाइल कर लेंगे और उसका प्रूफ मुझे दिखा देंगे, तब मैं आपको टैक्स अमाउंट पे कर दूंगा। ये प्रैक्टिस की बात है, ये लॉ में कहीं नहीं लिखा है, लोग इस तरह की प्रैक्टिस अपना रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई उसने बिल दे दिया, माल आ गया आपके पास, सब कुछ आ गया, अब उसने GSTR 1 भी फाइल कर दिया, 3B भी फाइल कर दिया। अब आपके एंड पे क्या आया? अब उसने GSTR 1 फाइल कर दिया तो उसका क्रेडिट आपको कब मिलेगा? क्रेडिट कहाँ मिलता है आपको? जब आप GSTR 3B फाइल करते हैं। तो जब GSTR 3B फाइल करते हैं तो उसमें एक बॉक्स आता है, एक कॉलम आता है जिसमें आपको इनपुट क्रेडिट जो 2B में है वो ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आता है। तो उसमें से ये देखना है कि इसमें से कौन सा क्रेडिट आपको लेना एलिजिबल क्रेडिट है और कौन सा नॉन एलिजिबल क्रेडिट है। तो एलिजिबल क्रेडिट लेना है, नॉन एलिजिबल क्रेडिट को नहीं लेना है। नॉन एलिजिबल क्रेडिट क्या है मैं आगे बताता हूं। अच्छा, एक क्रेडिट और मिलता है RCM के केस में। RCM क्या होता है कि कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं कि ऐसे ऐसे सर्विसेज पे जो इनवॉइस रेज कर रहा है वो टैक्स नहीं पे करेगा, जो रिसीव कर रहा है वो टैक्स पे करेगा। तो नंबर ऑफ सर्विसेज हैं कुछ, वो एक सेपरेट डिस्कशन है RCM। तो जो रिसिपिएंट है, जैसे मान लीजिए आपने कोई RCM की सर्विसेज ली, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज ली या जो भी लिया, तो आपने सर्विसेज ली तो उस पर टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा। और टैक्स जो पे करना है वो ITC के थ्रू पे नहीं होता, कैश में पे होता है। तो जब आप उसको कैश का पे कर लेंगे तब आप उसकी क्रेडिट ले सकते हैं।
ये कहने का मतलब था, जो कि सबसेक्शन 2 कहता है। एक कंडीशन और भी है कि जिससे भी आपने माल खरीदा उसको 180 दिन के अंदर, 180 दिन का मतलब लगभग 6 महीने, तो 180 डेज, 6 महीने नहीं, 180 डेज डॉट, 180 डेज के अंदर आपको उस व्यक्ति को अमाउंट ऑफ टैक्स प्लस बेसिक अमाउंट, मतलब जो गुड्स की वैल्यू या सर्विसेज की वैल्यू है और उसके ऊपर जो टैक्स लगा है, दोनों आपको 180 दिन के अंदर उसको पे करना है। अगर आपने नहीं पे किया और क्रेडिट ले लिया है, क्योंकि क्रेडिट तो आप पहले ही ले चुके होंगे, और क्रेडिट ले लिया है और जैसे ही 180 दिन पूरा होता है और आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा और उस पे एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन है, आप अपने बुक्स में देखते रहिएगा कि किसकी पेमेंट 180 दिन से ऊपर की हो रही है। अगर 180 दिन से ऊपर की पेमेंट हो रही है, होने वाली है, तो आप ध्यान रखिए, उसका पेमेंट कर दीजिए, कुछ अमाउंट रोकना नहीं है, अदरवाइज दैट इनपुट विल बी डिसअलाउड और यू हैव टू पे इंटरेस्ट देयर। अच्छा, अब इसके बाद सेक्शन 3 आता है, सबसेक्शन 3 आता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि से फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी या कोई एसेट आपने खरीदा, और ये सारे इनपुट जो मिलेंगे ना, वो बिलोंग्स टू बिजनेस होना चाहिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पर्सनल यूज के लिए। ये अभी ब्लॉक क्रेडिट में आएगा, जब सेक्शन 17 की बात करूंगा, सेक्शन 17 किसी और दिन बात करेंगे। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो प्योरली बिजनेस के लिए आपका इनपुट है, उसी का क्रेडिट मिलेगा। अगर आधा बिजनेस के लिए है और आधा पर्सनल यूज के लिए भी है, तो जो आधा पर्सनल यूज के लिए है उस क्रेडिट को हटा दिया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई गुड्स खरीदा और उसका इनवाइस आपके पास है, आपने मटेरियल भी ले लिया, सारा प्रूफ है कि आपने खरीद भी लिया, लेकिन संयोगवश वो टूट गया, संयोगवश वो खो गया, तो फिर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। तो क्रेडिट बहुत लिमिटेड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी चीजें जो 2B में दिखती है वो आंख बंद करके नहीं लेना है। 2B में तो वो दिख रहा है कि आपने क्या परचेज किया है, अब जजमेंट आपका ये है कि उसमें से कौन सा क्रेडिट एलिजिबल है और कौन सा क्रेडिट नॉन एलिजिबल है। अब सेक्शन 17 ये भी कहता है कि आपने से फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनवाई और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने सीमेंट, ब्रिक्स, कॉन्ट्रैक्टर सारे कुछ लगाए और उससे एक बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। तो उसमें जो अभी आपने मटेरियल खरीदा, कॉन्ट्रैक्टर से बिल लिया, सब कुछ लिया, उसमें जो इनपुट मिल रहा है उसको भी नहीं ले सकते आप। आपने एक कार खरीदी और उस कार का यूज भले बिजनेस में कर रहे हैं, भाई आप ऑफिस जाने आने में करते हैं, मीटिंग्स में जाने में करते हैं, दिल्ली से दौलताबाद करते हैं, सारा यूज बिजनेस में हो रहा है, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसका क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप कार के बिजनेस में हो, मतलब कार खरीदते हो, कार बेचते हो, या तो फिर आप कार लिए हो और उस कार को उस पर चलाते हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तब मिलेगा। तो ये सारे कंडीशंस हैं। तो आपको इनपुट जो भी 2E में दिख रहा है, आंख मूंद के नहीं लेना है। और आपने कोई एसेट खरीदा, मैं फिर से लौट के आ रहा हूं उसी बात पे, आपने कोई एसेट खरीदा, से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा और उस 1 लाख रुपए के एसेट के ऊपर आपको 28% का, से फॉर एग्जांपल आपने एसी खरीदा, आपने 1 लाख रुपए का एसी, उसके ऊपर 28% का जीएसटी लगा और आपने 1,28,000 रुपए का एक एसी खरीद लिया।
अब उस एसी को आपने लाके अपने ऑफिस में अपने दुकान में लगा दिया, तो उसके ऊपर जो 28% का जीएसटी लगा है 28,000 रुपए, उसकी क्रेडिट आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप उसको बुक्स में दिखाएंगे और जब आप इनकम टैक्स का या कंपनीज एक्ट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करेंगे और रिटर्न फाइल करने जाएंगे, तो उस केस में उस टैक्स वाले पोर्शन पे, मतलब 28,000 रुपए पे आपको डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। मतलब 1,28,000 रुपए के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है, बल्कि सिर्फ 1,00,000 रुपए के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करना है। अगर आप 1,28,000 रुपए के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो फिर आपको 28,000 रुपए का इनपुट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2B में जो भी कुछ आ रहा है उसको आपको आंख मूंद के सारा का सारा 3B में इनपुट नहीं ले लेना है, नहीं तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि चलो ठीक है, आपके पास सारा एलिजिबल क्रेडिट है, आपने इनपुट ले लिया, आपने परचेज कर लिया, आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास मटेरियल आ गया, आपके पास गुड्स आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन आपने 3B भी फाइल कर दिया और सामने वाले ने GSTR 1 3B सब फाइल कर दिया, टैक्स वैक्स उसने सब पे कर दिया, सब कुछ ओके चल रहा है, लेकिन किसी वजह से वो जो स्पेसिफिक एक बिल है जिसका इनपुट सामने वाले ने लेट फाइल किया या जो भी किया या जिसकी वजह से भी आपने एक इनपुट, एक इनवाइस का है, 2 इनवाइस का, सर्टेन इनवाइस का आपने क्रेडिट लेना भूल गए, आप 3B में क्लेम ही नहीं किए। जब क्लेम नहीं किए तो मिलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है कि इसके लिए हम चांस देते हैं आपको, और एक लास्ट चांस ही मिलेगा आपको। वो चांस मिलेगा कब? जब आपका मार्च खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। जैसे से फॉर एग्जांपल फाइनेंस ईयर 2023-24 अभी मार्च आने वाला है, इसमें खत्म हो रहा है। तो आपने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक जो भी इनवॉइसेस लिए हैं उसमें से कोई इनवॉइस छूट गया आपका, आप अपना इनवॉइस रिकॉन्साइल कर लीजिए, अपने वेंडर्स को रिकॉन्साइल कर लीजिए और अपने 2B और 3B को रिकॉन्साइल कर लीजिए, और उसमें से कोई भी इनवॉइस बच गया है जिसका आप क्रेडिट आपने नहीं लिया है मार्च तक, मार्च खत्म हो गया तब तक भी नहीं लिया, मार्च का रिटर्न अप्रैल में चला गया तब भी नहीं लिया, तो उसमें गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है कि आपका सितंबर वाला रिटर्न, मतलब मार्च के बाद जो सितंबर आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद वाला सितंबर, उस रिटर्न फाइल करने तक, मतलब वो रिटर्न फाइल होगा अक्टूबर में, तो अक्टूबर में जो आप अक्टूबर 2024 में जो रिटर्न आप फाइल करेंगे उस इनवाइस में आप क्रेडिट ले लीजिए, और या तो फिर जो आप GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे उसमें क्रेडिट ले लीजिए, या तो अक्टूबर वाले ले लीजिए या तो एनुअल रिटर्न में ले लीजिए, लेकिन इन दोनों में से जो पहले आप फाइल करते हैं उसमें ले लीजिए। तो समझ में आ गया कि एक लास्ट ऑप्शन है कि अगर किसी भी तरह से छूट गया तो अक्टूबर वाला रिटर्न, मतलब सितंबर वाला अक्टूबर में जो फाइल करते हैं, या फिर GSTR 9 जो फाइल करते हैं उसमें जो दोनों में से पहले रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आप क्रेडिट को ले लीजिए, आपको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था, एक बिल्डिंग आपने बनाया, बिल्डिंग इन द सेंस you have created a immovable property, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएट किया, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट मिलता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी, जो कि आप बिल्डिंग बनाने में या इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएट करने में वर्क कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर जो आपको बिल देता है उस पर भी, और जो आप खुद क्रिएट करते हैं बिल्डिंग, मतलब आपने लेबर अलग बुलाया, मटेरियल अलग खरीदा,
दोनों को मिला के वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन दोनों चीजें आपने अलग अलग की। तो उस केस में भी जब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएट किया तो उस केस में आपको इनपुट अलाउड नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि जब बिल्डिंग बन रही थी तब आपका कोई टर्नओवर नहीं था उसमें, तो जब आपने बिल्डिंग बनाते चले गए तो जो भी इनवाइसेस आता गया आपने अपने 3B में आपने जो आपने जीएसटी का रिटर्न फाइल किया उसमें जो है आपने जो भी 2B में दिखा उसको आपने एज इनपुट 3B में क्लेम कर लिया। अब इस केस में आपके 3B में दिख रहा है लेकिन आपने यूटिलाइज नहीं किया उसको। आपके 3B में दिख रहा है लेकिन आपको वो क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट में आता है। तब आप क्या करेंगे? तो सिंपली जीएसटी में क्रेडिट रिवर्सल का भी प्रोविजन है, इनपुट को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आप जो है सिंपली उस क्रेडिट को रिवर्स कर दीजिए और उसका बेनिफिट मत लीजिए। रिवर्सल के 2 तरीके हैं, आप उसको जीएसटीआर DRC 03 के थ्रू भी रिवर्स कर सकते हैं और आप उसको जीएसटीआर 3B के थ्रू भी रिवर्स कर सकते हैं। तो जब आप रिवर्स करेंगे उसके भी लिए टाइमलाइन क्या है? उसके भी लिए ये टाइमलाइन है जो कि इनपुट लेने के लिए टाइमलाइन है। से फॉर एग्जांपल मार्च खत्म हो गया तो इनपुट लेने और इनपुट रिवर्स करने के लिए दोनों के लिए टाइमलाइन सितंबर वाला रिटर्न जो कि अक्टूबर में फाइल करते हैं वही है, या तो फिर आप जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न कहा जाता है उसके थ्रू उसका जो रिटर्न फाइल करते हैं तब तक है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इनपुट को क्लेम करें तो जो भी 2B में दिख रहा है पूरा का पूरा रिटर्न पूरा का पूरा इनपुट बड़े सोच समझ के क्लेम करें। आप उसमें जरूर देख लें कि विच अमाउंट आर एलिजिबल एंड विच अमाउंट इज नॉट एलिजिबल। एलिजिबल क्रेडिट टू बी टेकन, इनएलिजिबल क्रेडिट नॉट टू बी टेकन। मैं समझता हूं कि आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और अगर किसी भी प्रकार की इनपुट से संबंधित क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पॉसिबली उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे पता चलेगा। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक करिए, बेधड़क डिसलाइक कीजिए, हमें पता तो चलेगा कि हमें मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वैसे इम्प्रूवमेंट तो ज़िंदगी भर चलती है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।